मैं हूं डॉक्टर पंकज कुमार, आपका मेंटर, और D5 के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सर्च ऑफ जेनेटिक मटीरियल इसके बारे में पढ़ते हैं। सर्च ऑफ जेनेटिक मटीरियल इज इन फैक्ट द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट हैं जिसको हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की शुरुआत ही कह सकते हैं। देखो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की शुरुआत सबसे पहले इन बातों से होती है कि जेनेटिक मटेरियल आखिर होता क्या है, और जितने भी साइंटिफिक कम्युनिटी थे उनके सामने सबसे पहले यही एक अहम मुद्दा था कि हम किस चीज को जेनेटिक मटेरियल कहें। क्या वो डीएनए है, क्या वो कार्बोहाइड्रेट है, क्या वो प्रोटीन है, या कुछ और है। तो इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, है ना, देयर आर सर्टेन माइलस्टोन एक्सपेरिमेंट दैट हैव बीन कंडक्टेड, राइट। और वो माइलस्टोन एक्सपेरिमेंट क्या है? वो माइलस्टोन एक्सपेरिमेंट्स है ग्रिफिथ साहब का एक्सपेरिमेंट, दैट वाज फॉलोड बाय एवरेज एक्सपेरिमेंट, और उसके बाद हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। दीज आर द माइलस्टोन एक्सपेरिमेंट दैट हैव बीन कंडक्टेड। ओके, तो हम लोग वन बाय वन ये सारे एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ाई जाएगी, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। तो देखो, ग्रिफिथ साहब के एक्सपेरिमेंट को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन क्यों, अभी हम मेरे पास। सबसे पहले ग्रिफिथ साहब ने आखिर किया क्या? तो ग्रिफिथ साहब जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो ग्रिफिथ साहब ने एक बैक्टीरिया का स्ट्रेन लिया था, दैट वाज अ डिप्लोकोकस न्यूमोनाई, राइट। और इस डिप्लोकोकस न्यूमोनाई के दो स्ट्रेन को लिया था, एक रफ स्ट्रेन को लिया और दूसरा स्मूथ स्ट्रेन। तो स्मूथ स्ट्रेन, यदि हम कहें तो स्मूथ स्ट्रेन की स्मूथनेस का रीजन क्या था? रीजन था बैक्टीरिया के चारों तरफ का एक पॉलीसेक्राइड, और ये जो पॉलीसेक्राइड है यही उसके वायलेंस का रीजन था, यानी डिजीज कॉजिंग रीजन था, राइट। और इसके कारण निमोनिया होता है, और निमोनिया के कारण हम आगे जाके क्या देखेंगे कि इस निमोनिया के कारण ही चूहे का डेथ हो जाता है। दूसरा स्ट्रेन जो उन्होंने लिया था वो कौन सा था? वो था रफ स्ट्रेन। तो रफ स्ट्रेन में हमने क्या देखा कि उसके चारों तरफ कोई भी पॉलीसेक्राइड लेयर नहीं था। तो पॉलीसेक्राइड नहीं लेयर था, वो क्या इवायलेंट था, राइट। तो ये दो स्ट्रेन के साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। ओके, चलिए हम देखते हैं ये एक्सपेरिमेंट कैसा था। तो देखिए, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक स्मूथ फॉर्म को उसने बैक्टीरिया, स्मूथ फॉर्म वाले बैक्टीरिया को उन्होंने माइस में इंजेक्ट किया। तो स्मूथ फॉर्म क्या था? वायलेंट था, तो इसके कारण चूहे की डेथ हो गई। दूसरा उन्होंने क्या किया कि रफ फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया को ना उन्होंने चूहे में डाला। इसमें क्या हुआ? बैक्टीरिया की डेथ नहीं, सॉरी, चूहे की डेथ नहीं। क्यों नहीं हुई? क्योंकि जो रफ फॉर्म था वो क्या था? इवायलेंट था, इसलिए चूहे की डेथ नहीं हुई, है ना। तीसरा उन्होंने क्या किया कि एक हीट किल्ड एस फॉर्म, यानी हीट किल्ड स्मूथ फॉर्म। अब यदि हम लोग हीट किल्ड बोले तो यदि हम लोग स्मूथ फॉर्म वाले स्ट्रेन को यदि हम लोग गर्म करें तो क्या होगा? उसके बाहर का जो पॉलीसेक्राइड लेयर्स है ना वो डीनेचर हो जाएगा, राइट। और वैसे वाले स्ट्रेन को जब चूहे में इंजेक्ट किया गया तो चूहा फिर सर्वाइव किया, चूहे की डेथ नहीं हुई, राइट। लेकिन बड़ा सरप्राइज क्या था? उनका फोर्थ स्टेप। और फोर्थ स्टेप क्या था? फोर्थ स्टेप में उन्होंने जो स्मूथ स्ट्रेन, जिसके कारण पहले चूहे की डेथ हो रही थी, यानी हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन, और रफ स्ट्रेन जिसके कारण चूहे की डेथ शुरू में नहीं हो रही थी, इन दोनों को एक साथ लिया और एक साथ लेके उन्होंने चूहे में इंजेक्ट किया। तो उन्होंने क्या देखा? जब दोनों ही स्ट्रेन को, जबकि हम इंडिविजुअली इंजेक्ट कर रहे थे तो चूहे की डेथ नहीं हो रही थी, लेकिन जब दोनों को मिला के हमने जब उसमें इंजेक्ट किया तो चूहे की डेथ हो गई, राइट। सो दिस वाज द एंटायर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। चलो, इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग फिर से यहां पे देख सकते हैं। जैसे आप यहां पे देख रहे हो दैट लाइव रफ नॉन कैप्सुलेटेड फॉर्म को यदि हम इंजेक्ट करते हैं तो सर्वाइव करता है ना। लाइव एस फॉर्म को इंजेक्ट करते हैं तो क्या होता है? डेथ हो जाती है ना। हीट किल्ड एस फॉर्म को जब हम लोग इंजेक्ट करते हैं तो फिर सर्वाइव होता है, लेकिन हीट किल्ड और लाइफ को जब हम लोग डालते हैं तो चूहे की डेथ। अब एक बड़ा प्रश्न ये था कि भाई साहब, ये चूहे की डेथ क्यों हो रही है जब इंडिविजुअली दोनों को हम मिला के करते हैं? ग्रिफिथ साहब अनफॉर्चुनेटली इसका रीजन नहीं ढूंढ पाए, है ना। उन्होंने बस इतना ही कहा कि चूहे की जो डेथ हो रही है वो इसलिए हो रही है कि रफ फॉर्म जो है वो स्मूथ फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है।
और इस रफ फॉर्म के स्मूथ फॉर्म को में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया को उन्होंने क्या बोला? ट्रांसफॉर्मेशन, है ना? सो ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रिफिथ साहब का ट्रांसफॉर्मेशन इतना ही था, दैट इज the rough form getting converted into smooth form, and that smooth form was responsible for the death of a mice. Okay. हालांकि ट्रांसफॉर्मेशन इज also one of the type of genetic recombination, है ना? जैसे हम लोगों ने हम पढ़ते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ऑफ बैक्टीरिया, उसमें क्या क्या होता है? कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, सेक्सडक्शन, है ना? और ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या देखते हैं? ट्रांसफर ऑफ नेकेड डीएनए फ्रॉम डोनर टू रिसिपिएंट, इसी को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन। एनीवे, ये जब हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और बैक्टीरिया की पढ़ाई करेंगे तो वहां पे और हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो भाई साहब, ये एक्सपेरिमेंट कब हुआ था? 1928, है ना? तो 1928 में ये तो इनकंक्लूसिव था, इससे तो पता नहीं चला कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या नहीं है, राइट? लेटर ऑन इन द ईयर 1944, थ्री साइंटिस्ट, दैट इज एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी, इन तीनों ने ग्रिफिथ साहब के एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया, और इस एक्सपेरिमेंट के बाद हमें यह पता लग गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल। तो चलो सीखते हैं कि एक्चुअली उन्होंने किया क्या। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया? जो हीट फिल्ड एस फॉर्म था और आर फॉर्म, राइट, इस पूरे एक्सट्रैक्ट को इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में उन्होंने सेपरेट कर दिया। कंपोनेंट्स लाइक carbohydrate, like protein, like DNA, right? These are the major components. और इन मेजर कंपोनेंट्स को वन बाय वन उन्होंने क्या किया? रफ बैक्टीरिया के साथ वो देखना ये चाहते थे कि किस कंपोनेंट के साथ रफ बैक्टीरिया स्मूथ बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाता है, और जिसके साथ कन्वर्ट हो जाएगा वही जेनेटिक मटेरियल, है ना? तो चलो पहली बात हम लोग देखते हैं। पहला उन्होंने क्या किया? उन्होंने कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट और रफ फॉर्म को उन्होंने कल्चर किया। तो जब कार्बोहाइड्रेट और रफ फॉर्म को उन्होंने कल्चर किया तो उन्होंने क्या देखा कि कोई भी स्मूथ फॉर्म नहीं मिला। तो ये बात पक्की है कि कार्बोहाइड्रेट रिस्पांसिबल नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। दूसरा उन्होंने क्या किया? प्रोटीन लिया, और प्रोटीन को भी उन्होंने क्या किया? एक एस फॉर्म के साथ उसको ग्रो कराया, राइट? और ये ग्रो कराने के बाद उन्होंने क्या देखा कि इसमें भी कोई एस फॉर्म नहीं मिलता है, राइट? यानी यहां पे भी आर फॉर्म एस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि अगेन द प्रोटीन इज आल्सो नॉट रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, द थर्ड वाज व्हेन ही पुट द डीएनए along with the R form of bacteria, right? And here he observed that R form getting converted into S form. तो ये बात तो पक्की हो गई कि ये डीएनए ही है जो कि एक जेनेटिक मटेरियल है जो कि आर फॉर्म यानी रफ फॉर्म को स्मूथ फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इसको फर्दर प्रूफ करने के लिए उन्होंने क्या किया कि डीऑक्सीराइबोज एंजाइम को यूज किया। डीऑक्सीराइबोज एंजाइम का काम क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज एंजाइम का काम होता है डीएनए को डिग्रेड करना। मान लो इस कल्चर में हम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियस एंजाइम डालें तो क्या होगा? डीएनए डिग्रेड कर देगा। जब डीएनए डिग्रेड हो गया तो क्या आर फॉर्म एस फॉर्म में कन्वर्ट होगा? आंसर है नो, बिकॉज डीएनए वाज अ जेनेटिक मटेरियल, और ऐसा ही हुआ। और चूंकि कन्वर्ट नहीं हुआ तो फिर ये कंक्लूसिवली प्रूफ किया गया कि भाई साहब डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल, राइट? सो एवरी मैक्लियोड मैकार्टी एक्सपेरिमेंट से हम लोगों ने ये सीखा कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल। ओके, बट यू सी आपके नीट में दो तरह के क्वेश्चंस यूजुअली आते हैं कि किस साइंटिस्ट ने प्रूव किया डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल इन विट्रो कंडीशन एंड इन विवो कंडीशन। इन विट्रो का मतलब क्या है? इन विट्रो का मतलब है आर्टिफिशियल कंडीशन, जो कि हम एवरी मैक्लियोड मैकार्टी का एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं। क्योंकि उन्होंने कल्चर किया ना, उन्होंने एक्सट्रैक्ट निकाल लिया, आर फॉर्म निकाल लिया, आर्टिफिशियल मीडियम उसको कल्चर किया, राइट? तो ये आर्टिफिशियल होता है। लेकिन लिविंग कंडीशन का एक्सपेरिमेंट है, वो किसने किया था? वो हसीन चीज नहीं किया। तो यदि पूछा जाए कि विच साइंटिस्ट प्रूव दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल इन विवो यानी इन लिविंग कंडीशन, देन द आंसर इज हर्शी बोल्स। ओके, चलो फिर हर्शी एंड चेज भी पढ़ते हैं। हर्शी एंड चेज साहब ने क्या किया? तो देखो भाई, उन्होंने एक्सपेरिमेंट 1953 में किया। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे ही बोल दिया, बट he did experiment 1953, वेरी इंपॉर्टेंट हियर। उसी साल बॉस्टन एंड क्रिक साहब ने भी डीएनए का मॉडल दिया था, हाँ? तो देखो उन्होंने क्या किया,
इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट बैक्टीरियोफेज के साथ किया। और हम सभी लोग जानते हैं बैक्टीरियोफेज क्या होता है, जो कि बैक्टीरिया को अटैक करे। और उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो रेडियो एक्टिव मटीरियल किया, दो रेडियो एक्टिव मटीरियल, एक उन्होंने रेडियो एक्टिव फास्फोरस लिया और दूसरा उन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर। तो देखो फास्फोरस कहां होता है, फास्फोरस होता है डीएनए, राइट, और सल्फर कहां होता है, सल्फर होता है प्रोटीन, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव फास्फोरस के साथ कुछ बैक्टीरियोफेज को ग्रो करा दिया और रेडियो एक्टिव सल्फर के साथ कुछ बैक्टीरियोफेज को ग्रो करा दिया, है ना। तो हमें दो लेबल्ड बैक्टीरियोफेज हमें मिल गए, ठीक है। इसके बाद इन्होंने इन दोनों बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करा, ठीक है। तो अब जब हम इसको रेडियो एक्टिव फास्फोरस के साथ लेबल करते हैं तो क्या होता है, आप देख सकते हो, आप डायग्राम में भी देख सकते हो, जो रेड कलर का आपको ऊपर नजर आ रहा है वो क्या है, वो रेडियो एक्टिव फास्फोरस है जो कि डीएनए के साथ लेबल्ड है ना। लेकिन आप नीचे वाले डायग्राम में देखोगे तो आपको क्या नजर आएगा, रेडियो एक्टिव फास्फोरस है और फास्फोरस कहां पाया जाता है, प्रोटीन में। प्रोटीन वायरस में कहां होता है, आउटर कैप्सिड में होता है, जेनेटिक मटेरियल में नहीं होता। इसलिए देखो इसका आउटर रीजन जो है वो रेड नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये टू डिफरेंट डिस्टिंक्ट रीजन को हम लोगों ने रेडियो एक्टिव से मार्क कर, ओके। अब देखिए क्या होता है, अब बैक्टीरियोफेज को इकोलाई के साथ ग्रो कर दिया गया, राइट, दोनों को सेपरेटली, ओके। और बाद में हम लोगों ने इस पूरे को ब्लेंड किया और इसीलिए इसको हम लोग ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। ब्लेंडर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको बहुत तेजी से घुमाते हैं, तो घुमाने के कारण क्या होता है, जो बैक्टीरिया के आउटर साइड में जितनी भी बैक्टीरियोफेज लगी हुई थी वो सब बाहर आ जाएंगे, है ना। तो एग्जैक्टली वही काम में आते हैं, ओके। तो ये क्यों बाहर आते हैं, तो इसको हम लोग कुछ ऐसा देख सकते हैं। देखो होता क्या है, जैसे मान लो ये मैं एक बैक्टीरिया लूं, ठीक है, तो क्या होता है कि बैक्टीरियोफेज कुछ ऐसा लगा होता है, सो दिस इज द बैक्टीरियोफेज, राइट। और यहां पे क्या है, यहां पे डीएनए है किसका, बैक्टीरिया का, और इसका जो डीएनए है दिस इज द वायरल डीएनए, है ना। तो ये वायरल डीएनए किससे, ये फास्फोरस से लेबल्ड है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये वायरल डीएनए यहां अंदर आ गया, यानी फास्फोरस यहां पे अंदर आ गया, राइट। और जब इसको हम लोग ब्लेंड करते हैं तो ये पूरा का पूरा मटेरियल ये बाहर में चला आता है, जिसको हम लोग सुपरनेटेंट कहते हैं। जो सुपरनेटेंट में फिर हम इसको टेस्ट करते हैं ये है या नहीं, राइट। So that is the way is actually done for the two group of bacteria, ठीक है। So जब दोनों ही ग्रुप ऑफ बैक्टीरियोफेज को जब बैक्टीरिया में अटैक किया गया और ब्लेंडिंग के बाद जब दोनों अलग हो गए, तो हम लोग रेडियो एक्टिविटी के लिए दोनों ग्रुप ऑफ एक्सपेरिमेंट को अलग अलग हम लोग टेस्ट करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने सल्फर वाले बैक्टीरिया को, बैक्टीरियोफेज को हम लोगों ने चेक किया, राइट। आपको डायग्राम दिखाता हूं सो दैट विल गिव यू वेरी क्लियर। तो आप देखो ये डायग्राम आपके सामने है ना। सो आप क्या देखोगे कि यहां पे ये जो बैक्टीरिया है इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, बैक्टीरियोफेज, ये सल्फर वाला। तो सल्फर वाला क्या होता है, ये बाहर जो है ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट के कारण ये पूरा का पूरा ये बाहर से निकल जाएगा, राइट। जब ये निकल जाएगा तो कहां आएगा, ये नीचे सुपरनेटेंट में नजर आ रहा है, यानी ये सेल के अंदर नहीं, ये सेल के बाहर, यानी बाहर वाले जो लिक्विड है उसको हम क्या बोलते हैं, सुपरनेटेंट। तो सुपरनेटेंट के अंदर में रेडियो एक्टिविटी होगी, बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिविटी नहीं होगी, राइट। लेकिन यहां पे हम लोग देखेंगे तो यहां पे हम लोग क्या देखेंगे कि जेनेटिक मटेरियल जो है ना वो सीधे बैक्टीरिया के अंदर आ रहा है, ओके। जब बैक्टीरिया के अंदर आ रहा है और बाहर जो कैप्सूल था, जो प्रोटीन का पोर्शन था, वो जब सुपरनेटेंट में जाएगा तो वो तो रेडियोएक्टिव नहीं होगा, राइट। तो हम क्या कंक्लूड करेंगे, हम ये कंक्लूड करेंगे कि यदि सुपरनेटेंट में रेडियो एक्टिविटी है, इसका मतलब वो मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर नहीं गया, इट इज नॉट ए जेनेटिक मटेरियल। यदि सुपरनेटेंट में रेडियो एक्टिव नहीं है, इसका मतलब कि वो मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर चला गया, इसलिए वो जेनेटिक मटेरियल, राइट। दैट मींस वो मटेरियल कौन सा था, फास्फोरस लेवल, यानी कौन सा जेनेटिक मटेरियल हो गया, डीएनए जेनेटिक मटेरियल। सो दिस एक्सपेरिमेंट हैज कंक्लूसिवली प्रूव्ड दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, राइट। So that's all for today's session. So let's conclude the entire things what we have discussed today. So आज हम लोगों ने डिस्कस किया
कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, इसको साबित करने के लिए ऑल टुगेदर 3 एक्सपेरिमेंट्स वर कंडक्टेड। द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वाज द ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, जो कि डिप्लोकोकस ल्यूमिनाई और रैट के साथ किया गया था, और ये देखा गया कि यहाँ पे जो रफ फॉर्म था वो स्मूथ फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। बट अनफॉर्चुनेटली ग्रिफिथ साहब इसका रीजन नहीं दे सके। इसका रीजन हमें मिला एवरी मैक्लियोड मैकार्टी एक्सपेरिमेंट में, जहां पे ये आर्टिफिशियल कंडीशन में ये साबित किया गया कि डीएनए इज जेनेटिक, एंड इट वाज फर्दर एक्सटेंडेड इन द हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट वेयर इट वाज कंक्लूसिवली प्रूव्ड दैट डीएनए इज द जेनेटिक राइट। In the next sessions, we will be talking about the structure of it. Okay, thank you.